स्वागत है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 16 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से लोकसभा में नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा को लेकर गतिरोध लगातार बना हुआ है। विपक्ष जहां वोटिंग वाले नियम 56 या नियम 184 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है, वहीं सरकार नियम 193 के तहत चर्चा कराने पर जोर दे रही है। नियम 193 के तहत चर्चा शुरू भी हुई, लेकिन हंगामे के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही। आज भी विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा कि विपक्ष किसी ना किसी बहाने से चर्चा को रोकने की कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिश रहती है कि बस 2 मिनट के लिए टीवी कवरेज की सुर्खियां बटोरने के लिए यह मुद्दा छेड़ दिया जाए। इसके बाद भी विरोध शांत नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। कांग्रेस ने जेटली को नोटबंदी की विफल योजना का जिम्मेदार बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की, तो मायावती और मुलायम की पार्टी ने पीएम से माफी की मांग की। बड़ा सवाल यह कि क्या संसद के भीतर यह विरोध सिर्फ सुर्खियां बटोरने का जरिया बन गया है? कांग्रेस ने नियम 102C के तहत वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग की है। कुल मिलाकर इसी सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। नोटबंदी के फैसले के बाद पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पैदा हुआ तातुल मुसलसल 16वें दिन भी जारी रहा। बुध के रोज एक तरफ जहां अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट ने ऐवान में हिम्मत है तो मोदी लाओ के नारे लगाए, वहीं इसके जवाब में बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट ने हिम्मत है तो बहस करो के नारे लगाए। हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। इससे पहले बीजेपी पार्लियामानी पार्टी के इजलास के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर खूब हमला बोला। उन्होंने नोटबंदी जैसे बड़े इस्लाहात पर पार्लियामेंट में बहस न करने देने और तातुल पैदा करने को लेकर अपोजिशन जमातों की खूब मजम्मत की। वहीं मरकजी वजीर अरुण जेटली ने कहा कि हम बहस के लिए तैयार थे, अब भी है, लेकिन अपोजिशन चाहता था कि वज़ीर-ए-आज़म ऐवान में मौजूद रहे, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल ऐवान में भी मौजूद रहे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अपोजिशन सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए कार्रवाई में खलल पैदा कर रहा है। बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं सरकार से, यहां मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस ने जवाब दिया है परसों, आज का जवाब है, परसों के जवाब में है, हमारे सुबेराम रेड्डी जी ने सवाल पूछा था, उसमें कहा है कि बैंकों में पूरा पैसा है। अगर बैंकों में पैसा है तो ये लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? फिर एटीएम्स में पैसा क्यों नहीं है, क्यों है? फिर ये लाइन में करोड़ों लोग क्यों खड़े हैं? तो इसके लिए ये सरकार बता दे कि ये जो उत्तर उन्होंने दिया है ये गलत है, ये ठीक नहीं है। कहना चाहते हैं ये जज्बाती स्टेटमेंट देकर लोगों के जज्बात से खिलवाड़ मत करें और गरीब और मध्यम दर्जे के जो लोग हैं उनके बीच में दीवारें कायम न करें और उनके बीच में जंग न करें। ये भावुक लोग हैं, हमारे जज्बाती लोग हमारे देश के हैं, उनके जज्बात से ये सरकार खेल रही है। जितने विषय आजाद साहब ने उठाए हैं वो सारे उस चर्चा के विषय हैं। सर, ये कहा गया कि चर्चा इस नियम में हो, हम राजी हो गए। ये कहा गया प्रधानमंत्री जी क्या चर्चा में भाग लेंगे? सरकार ने कहा निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे। वो सदन में भी आते रहे, लेकिन किसी ना किसी बहाने को लेकर रोज उस चर्चा को रोकने का प्रयास ये सारा विपक्ष करता है। और विपक्ष का ये प्रयास रहता है, विपक्ष का ये प्रयास रहता है कि 2 मिनट के लिए 0 आवर में विषय उठा दिया जाए, टेलीविजन कवरेज के लिए वो विषय उठे, लेकिन देश की जानकारी के लिए जो विस्तृत चर्चा होनी चाहिए उसकी अनुमति सदन में न दी जाए। सरकार इस प्रकार का जो हथकंडा अपनाया जा रहा है इसके लिए निश्चित रूप से तैयार नहीं है। जो चर्चा अधूरी है, अगर विपक्ष में हिम्मत है तो मैं आज भी चुनौती देता हूं कि उस चर्चा को तुरंत आरंभ किया जाए। नोटबंदी को लेकर तकरीबन 1 महीना होने को आ रहा है। पार्लियामेंट में अब तक सिर्फ बहस मुबाहिसे का दौर दौरा है। अपोजिशन है कि हुकूमत को इसके लिए जिम्मेदार करार दे रहा है, वही हुकूमत नोटबंदी के मामले पर कुछ कहने से बच रही है, लेकिन हाँ ये भी कह रही है कि नोटबंदी पर उसे अवाम का साथ मिला है। मगर कैश की किल्लत, एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें, सड़कों पर लोगों का एहतजाज, आखिर इस सब का हल क्या है, इस पर कोई बात करना ही नहीं चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़।
और इसी बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का रुख रखने के लिए कांग्रेस के सांसद शांताराम नाइक साहब मौजूद हैं, जो कि राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से। सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई लीडर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और चौधरी मनव्वर हसन गौर साहब बीएसपी के नेता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और आलम पाशा जो कि अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। सबसे पहले सुदेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज भी जोर शोर से जिस तरह का सवाल उठाया गया संसद के भीतर कि 84 मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब क्यों नहीं देती सरकार? कि आपने जिस तरह से हड़बड़ी में इतनी बड़ी योजना लागू की, इंप्लीमेंटेशन ठीक ढंग से उसका नहीं हो पाया और उसकी कीमत आम आदमी को चुकानी पड़ी, इस पर कुछ सरकार जवाब देगी? या अगर विपक्ष जवाब मांग रहा है तो वो बेईमानी है? देखिए, विपक्ष को जवाब मांगना चाहिए। विपक्ष की भूमिका है सरकार को कटघरे में खड़ा करे, लेकिन विपक्ष जवाब देने का जब मौका ही नहीं देगा, जैसा अरुण जेटली जी ने बताया पार्लियामेंट में कि आप सुर्खियां बटोर लेते हैं, सरकार को आप कटघरे में खड़ा करते हैं और आप जवाब देने नहीं देंगे, क्योंकि जवाब तो डिस्कशन के दरमियान होना है। डिस्कशन आप चाहते नहीं। आप बताइए कि जब सरकार ने ये फैसला लिया है बहुत सोच समझकर, सरकार उन सारी गुत्थियों को सुलझाने का रखती है दम, तो सरकार चाहेगी ना कि आम जनता को पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से एड्रेस किया जाए। ये चाहते नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है। देखिए, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले भारत बंद का ऐलान किया था, इन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद ये किसी तरह बगले झांकते रहे। इन्हें पता है कि लोग इनके साथ नहीं है, और यही कारण है कि ये डिस्कशन नहीं चाहते। सुलझ रही है, जरा ये समझाइए हमारे व्यूअर्स को इस योजना के बाद चाहते हैं कि डिस्कशन करना कौन सी सुलझ रही है, क्योंकि लोग तो इस इंतजार में बैठे थे कि भाई 50 दिन तक हम किसी ना किसी तरह से मुश्किलात का सामना कर लेंगे, झेल लेंगे, लेकिन अब 29 दिन हो गए हैं और लग नहीं रहा है। और जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो कह रहे हैं ये तो 6-7 महीने की योजना है, 6-7 महीने तक ऐसे ही चलने वाला है। नहीं समीर अब्बास साहब, कुछ चीज़ सरकार पर भी भरोसा करना चाहिए। जब मोदी जी ने खुद बोला है कि 50 दिन हमें दीजिए, तो इतने जल्दी नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे, अभी वक्त है। आप देखिए, आपने जो प्रश्न गुलाम नबी आज़ाद जी ने पार्लियामेंट में उठाया, जो लोग जगह होते हैं ना और सोने का बहाना करते हैं, उन्हें उठाना बहुत मुश्किल होता है। कांग्रेस को पता है, उत्तर भी कांग्रेस को पता है कि क्या कारण है कि कैश क्रंच है, कैश की कमी नहीं है, लेकिन कैश क्रंच मार्केट में इसलिए है कि आपको पता है बड़े धड़ल्ले से ब्लैक मनी को व्हाइट में किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक के समय गाड़ी को रोकता है, तो जरूरी नहीं कि हर गाड़ी में कोई क्रिमिनल हो, किसी एक गाड़ी में होगा, उस एक को पकड़ने के लिए पूरी गाड़ी की जांच होती है। उसी तरह अगर एटीएम लाइन में लगे हुए लोग हैं तो उन्हें पता होना चाहिए, बहुत से लोग अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स थे, जिन्होंने जब 4000 की नोट बदली हो रही थी तो करोड़ों रुपया का अदली बदली ब्लैक मनी से व्हाइट किया। तो सिस्टम को सबवर्ट करने के लिए लोग जो है, जो ऐसे एलिमेंट से आते हैं, उनको रोकने के लिए किया जा रहा है। कोई आम आदमी के खिलाफ थोड़ी ना है, और यही कारण है कि आम आदमी इसको सह रही है और ये मान के चल रही है कि इसका जो रिजल्ट होगा अच्छा होगा। लेकिन अपोजिशन सिर्फ एक भ्रम फैलाना चाहती है, और इसी कारण से अपोजिशन को पता है। शांताराम नाइक साहब, तो आप पार्लियामेंट, शांताराम नाइक साहब, आपकी पार्टी पर सवाल यह है कि आप संसद को चलने नहीं दे रहे हैं किसी भी हाल में। बहुत सारे सवालात इस वक्त लोगों के जहन में हैं, देश की जनता उन सवालों के जवाब चाहती है कि सरकार दे, लेकिन आप सरकार को मौका नहीं दे रहे हैं कि वो लोगों के सवालों का जवाब दे पाए। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा क्रिएट करके रखना है ताकि आप मीडिया की सुर्खियां बटोर सकें। यह आरोप है आपकी पार्टी पर, क्या कहेंगे आप? देखिए प्राइम मिनिस्टर का एक कर्तव्य था, क्योंकि उन्होंने 8 तारीख के एक बड़ा निर्णय लिया। 16 तारीख को जब संसद की पहली बैठक हुई तो उसी टाइम पे संसद में आके रिपोर्ट करना, संसद को रिपोर्ट करना उनकी जिम्मेदारी थी। हिस्सा लेना संसद के बहस में वो अलग बात है, पहले तो रिपोर्ट किया क्या उन्होंने, रिपोर्ट करके बताया क्या संसद को, हमने ये कदम क्यों लिया, ये क्यों नहीं बताते हो। लेकिन हमेशा हमने सुना है कि गुजरात में भी वो असेंबली का मान नहीं रखते थे, अपमान करते थे और 2-4 दिन चलाते थे सेशन। यही रवैया उनका हमेशा रहा है। इस तरह की बातें आप मत करिए। उनको एक मालूम है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। एक समझ ले, मैं सुन ले, बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग हुई थी क्या ये निर्णय के पहले?
जो कानून अरे के आप तो तहत allegation लगा रहे हैं, होना आप बोल चाहिए कहा रहे था, हैं। अगर हुई थी RBI की उस दिन सेंट्रल बोर्ड किस का दिन जिक्र की कर रहे हैं होती, आप? कौन डायरेक्टर हाजिर RBI थे, की सेंट्रल बोर्ड का कौन जिक्र कर रहे हैं डायरेक्टर ना? आते थे, उनको कब बुलाया था? ये चीजें किए बिना एक इलीगल कदम, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम मोदी जी ने लिया, इसलिए उनको अभी लग रहा है कि संसद को हम फेस नहीं कर पाएंगे, समीर अब्बास इसलिए साहब, वो भाग रहे हैं। मैं आऊंगा सुदेश जी, मुझे सबको शामिल करने दीजिए पहले जी। ठीक है, मनव्वर हसन गौर साहब, मायावती का भी स्टेटमेंट आज हमने देखा, वो कह रही है पीएम को पहले माफी मांगनी होगी, उसके बाद ही सदन ठीक ढंग से चल पाएगा। माफी किस बात की? माफी इस बात की जो उन्होंने ये गैर जिम्मेदाराना काम किया है, देश हाँ। की जनता को क्यों में लगा दिया है, हाँ। इसके लिए माफी मांगे। 84 लोग देश में मर गए हैं अब तक, जबकि मर तो 100 से ज्यादा लोग गए हैं, लेकिन जो आंकड़े मीडिया के और सरकार के पास है उसी के हिसाब से अगर मान लें तो 84 लोग मर चुके हैं। जब देश में कोई भी लेकिन हादसा, सरकार ये कह रही है ना कि इन मौतों को सीधे सीधे जोड़कर नहीं देखना चाहिए नोटबंदी से। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जब कोई देश में हादसा होता है उस पे भी सरकार जो है ना कोई मुआवजा मुकर्रर करती है उन लोगों के लिए हाँ। जिनके साथ दुर्घटना होती है। हाँ। लेकिन ये तो जो आज हुआ है, जिन लोगों के साथ ये हुआ है, ये तो सरकार की विफलता के कारण हुआ है। सरकार इसके लिए के पहले सरकार को मानना पड़ेगा ना कि विफलता सरकार हुई है। सरकार को गैर सरकार तो ये जिम्मेदाराना, मानने के लिए तैयार नहीं है। यही तो बात है ना। अब ये देखिए, अभी जो ना मेरे मित्र कह रहे थे कि उन्होंने जब 16 तारीख में पार्लियामेंट शुरू हुई तो एक पीएम का फर्ज बनता था कि वो आगे पार्लियामेंट को बताए भाई ये मैंने इसलिए ये कदम उठाया है और मेरी इस पे ये योजना है। पूरे विपक्ष को अंधेरे में रख के आप पूरे देश में घूम रहे हैं लालटेन लेके, क्यों भाई? आप आगे पार्लियामेंट को संबोधित करें, उसे बताए कि भाई आपकी क्या योजना है। बहन जी ने कहा है जो ये 84 लोग मरे हैं और देश में जो परेशानी का माहौल बना हुआ है, इसके लिए आगे वो पार्लियामेंट में माफी मांगे पूरे देश से, और उसके बाद जो है ना संसद चलेगी। ये संसद चलाना सरकार का काम है, विपक्ष का काम नहीं है। वो विपक्ष को कैसे संतुष्ट करें, ये सरकार की जिम्मेदारी है। साहब, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही करे। उसका मकसद सिर्फ ये हो कि कुछ सुर्खियां बटोर ली जाएं और उसके बाद संसद को ना चलने दिया जाए। इससे तो और लोगों को जवाब नहीं मिल रहे हैं ना। अगर लोग आप ये मान रहे हैं, खुद ये मान रहे हैं कि लोग कितने ज्यादा परेशान हैं, अब उनकी परेशानियों का जवाब तो नहीं मिल पा रहा है और उसके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष भी जिम्मेदार है। फिर तो नहीं तो विपक्ष कहां से जिम्मेदार हो गए? जैदी साहब, समीर भाई, बीजेपी या मोदी जी के लोग जो टीम है वो एक ही काम करते हैं कि सारे इल्जाम विपक्ष पे लगा दो। पहले ये कह रहे थे साहब विपक्ष इसलिए हंगामा कर रहा है कि उसे मौका नहीं मिला अपनी ब्लैक मनी को सीधे सीधे आरोप लगाया था वाइट करने का। हमने सारी चीज बिल्कुल वाटर प्रूफ, बिल्कुल एकदम किसी को नहीं पता चला हमने की है। लेकिन एक चीज आपको सोचने पे मजबूर करेगी और देश इस पे सोचे कि जो भी पुराने धन के साथ पकड़ा गया वो जो बीजेपी का कार्यकर्ता है या नेता है उसका, या उसका नेता है या सिंपैथाइजर है, जो नई करेंसी के साथ पकड़ा गया वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है और नेता है। विपक्ष का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता ब्लैक मनी के साथ नहीं पकड़ा गया। जो पकड़े जा रहे हैं वो बीजेपी के हैं। और एक चीज और समीर भाई, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बीजेपी के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का काम क्या है मोदी जी ने। बैंक के पास आप जाइए, उसके आसपास इनके नेता कार्यकर्ता टहलते ही मिलेंगे और ये पूछते हुए मिल जाएंगे जो मीडिया को दिखाना चाहिए कि साहब आप पुराने नोटों को हम नया बदल देंगे, आइए हम करवा देते हैं, सुदेश हम जी, ऐसा करा देते आलम हैं। पाशा साहब के पास मैं बाद में जाऊंगा, अब इस पर आप रिएक्शन आपका इनका चाहूंगा काम मैं। इन्होंने किया, ये पकड़े भी जा रहे हैं मीडिया में। ये कह रहे हैं जितने लोग पकड़े जा रहे हैं सबका कहीं ना कहीं से कनेक्शन जो है वो बीजेपी से है। देखिए समीर और अब्बास ब्लैक साहब, मनी पहले के तो मैं सारे आपको के सारे स्रोत ठीक है, जवाब 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 सुन लीजिए जी। समीर अब्बास साहब, समीर अब्बास साहब, मैं गुजारिश करता हूं आपसे, चूंकि ये पैनल 3:1 है और हमें कटघरे में खड़ा करके हॉट सीट में बैठा दीजिए, फिर डिबेट करते हैं। क्योंकि एक आदमी बोल के दूसरी तरफ चला जाता है, फिर अगर हम सारे उत्तर देने लगे तो बहुत लंबा उत्तर हो जाएगा। पहले आते हैं हम कांग्रेस के जो एमपी हैं शांताराम नायक जी, इन्होंने गुजरात का एग्जाम्पल दिया। मैं आपको बताऊं, गुजरात में इन्होंने बहुत से चार्जेस लगाए थे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। उन सारे चार्जेस को हाईकोर्ट ने उसको देखा था और उसके बाद पाया था कुछ भी नहीं है।
इनके सारे चार्जेस ठीक जो है, वो हवा में अलग हैं। मुद्दा है, हम और उसका वही जिक्र काम नहीं ये कर कर रहे रहे हैं हैं। मोदी जी जी। के खिलाफ। ये जो जी। सगुफा ये छोड़ते हाँ। हैं, ये सगुफा काम नहीं आने वाला। हाँ। उसके बाद मुनव्वर जी ने बोला, ये बोल रहे हैं कि भैया जो पहले शांताराम जी ने बताया कि आगे पार्लियामेंट में आपने बोला क्यों नहीं। आप बताइए कि शुरुआत से ही हंगामा रहा कि नहीं रहा। उसके बाद जब डिस्कशन शुरू हुआ तो क्या कारण थे कि डिस्कशन जब शुरू हुआ तो उसके बाद इन्होंने अपने डिमांड को एस्केलेट कर दिया कि जेपीसी सेटअप करो, डिवीजन वाले वोट में करो, प्रधानमंत्री को हमेशा बैठना चाहिए। इन्होंने ऐसे डिमांड्स रख दिए जिसको सरकार ही ने पता था कि नहीं मानेगी, क्योंकि ये डिस्कशन चाहते नहीं थे। कोई डिस्कशन वो चाहता है जो समस्या को समझना चाहता है, सुलझाना चाहता है। इन्हें कोई मतलब नहीं था, ये तो सरकार को घेरना चाहते थे। तो ये कहां से करते बताइए। आप जो इनकी बात कर रहे हैं, इनके पास कोई सब्सटेंस है ही नहीं। हम तो डिस्कशन के लिए जैदी साहब के सवाल का मैं जवाब आपसे चाह रहा था, इसलिए मैं आपके पास आया था, वरना आलम पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मुझे उनके पास जाना चाहिए था कायदे से। सुदेश जी, और दूसरा चीज कि वो ये कह रहे हैं कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक बीजेपी से है, और जनार्दन रेड्डी का एग्जाम्पल तो है ही आज हमारे सामने। कर्नाटक में एक ड्राइवर ने खुदकुशी कर ली और बाकायदा नाम लिया है कि जनार्दन रेड्डी साहब, जो कि आपकी पार्टी के नेता थे, मंत्री रहे आपकी सरकार में, उन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने वाइट करा लिए। नहीं समीर अब्बास साहब, आप ठीक बोल रहे हैं। अरे समीर अब्बास साहब, बीजेपी का कार्यकर्ता पकड़ा जाता है तो आपको तो शाबाशी देनी चाहिए सरकार को कि सरकार के लिए सब बराबर है, बीजेपी हो चाहे कोई भी हो। इसमें शाबाशी देने की जगह आप उल्टा में कटघरे में लेकिन काला धन तो सर आपके पास हुआ ना, विपक्ष को क्यों काले धन वाले बोलते हो? हम तो ये कहना चाह रहे हैं तो भी पकड़ा जाएगा। विपक्ष के पास काला धन कहाँ है? फिर तो आपके पास काला धन है ना सर। ये तो गैंगअप हो रहे हैं चोर लोग। ठीक है, ठीक है, ब्लैक मनी के खिलाफ नहीं, ठीक है, ये आप और लोगों को आड़ में ले रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। सुदेश जी ये कह रहे हैं जैदी साहब कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो बीजेपी के अगर कार्यकर्ता हैं तो ये तो अच्छी बात है। ये उन्होंने जबरदस्त तर्क दिया है। आलम पाशा साहब हमारे साथ जुड़ गए। आलम पाशा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब से ये नोटबंदी हुई है, आज 29वां दिन है, और बार बार सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की गई है बताने की देश की जनता को कि ये बहुत अच्छा कदम है, ब्लैक मनी जो है वो सारी सरकार के पास आएगी और इससे कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी सुधरेगी। लेकिन आज जब आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आती है, और दूसरी बात यह भी कही गई कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएंगे, लेकिन आज जब क्रेडिट पॉलिसी आती है और हम खबर सुनते हैं उसकी, तो यह कहा जाता है कि जो ग्रोथ रेट का अनुमान था पहले 2016-17 की कि भाई 7.6% रहेगी, वो घटकर 7.1% हो जाती है। रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं होता, यानी हमारी इंटरेस्ट की जो लोन की जो किस्तें हैं वो भी कम नहीं होने वाली। तो ये किधर जा रही है इकोनॉमी? एकदम सही कहा था आप, समझिए। अभी इसमें इस तमाम चीज़ों में पहले जो इनका प्लान जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव खुद ही सही नहीं है। ऑब्जेक्टिव इन्हों पूरा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जिस जगह एक्सचेंज जो करना था, एक्सचेंज का जो पैसा जो बनाना था, जितने चीज़ों का उसका इंतज़ाम किया नहीं था वो जी। इतना इसका अपना एटीएम्स बनाना, उसका नोट करेंसी कराना, ये तो कई सालों से जो बनाए थे 15-20 सालों से, वो सिर्फ उन 20 या 50 दिन में कर नहीं पाते हैं। अब इससे कुछ हल होने का नहीं है। हम अगले बार भी बताया था, जो इस मसले से जो 15 या 14 लाख करोड़ का है, अभी इसमें 275 लाख करोड़ का जो स्विस बैंक का अकाउंट था वो लाने का जो वादा किए थे, जिसको बायलैटरल एग्रीमेंट के नाम से अभी नहीं पाशा साहब, वो तो अलग मसला है ना। पार्लियामेंट विदेशों में जो काला धन जमा है उसके लिए हो सकता है सरकार के पास अलग योजना हो, तो उसका जिक्र हम अभी क्यों करें? आप तो अभी इस बात का जिक्र कीजिए कि भाई जो देश के अंदर जो ब्लैक मनी था उस पर तो रोक लगी ना इस योजना के बाद, या आप वो भी नहीं मानते, उसको भी खारिज करते हैं? नहीं, अभी इसको कालाधन अभी कालाधन कैसे हो जाएगा? पूरा कालाधन तो आ जाएगा। कालाधन ये तमाम लाने के लिए इसका इंतजाम कैसे होगा? अभी आरबीआई का जो कानून लगाए है, अभी 30 दिसंबर के बाद आरबीआई में लाए, आरबीआई में डिपॉजिट करें, वो तो पैसा आ रहा है। अभी पैसा आने के लिए आरबीआई का एक्सेस हिंदुस्तान के पूरे मुल्कों में, पूरे स्टेटों में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे तहसील में क्या इंतजाम है आरबीआई का? ठीक है। अभी ये तमाम चीजों से पूरा जो हुकूमत पहले से तैयार नहीं हो पाई ना, ये तमाम चीज करने के लिए जो 15-18 साल 50 साल से जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हो रहा है, ये 50 दिन में करने का कैसा हो पाएगा? और हर आदमी का जो अभी 2000-4000 रुपए उनको जो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का आज ऐलान हुआ है, आप मानते हैं ये इस वक्त देश के लिए बड़ा झटका है? क्योंकि देश तो आपको सुन रही थी अब तक, देशवासी आपको सुन रहे थे,
और वो ये मानकर बैठे थे कि भाई हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो भी बढ़िया होगी, जो अनुमान है हमारा वो ज्यादा होगा, और कहीं ना कहीं जो हमारी किस्तें हैं वो भी कम होंगी। लेकिन दोनों ही तरफ से झटका लगा। इकोनॉमी तो बढ़ेगी नहीं, इकोनॉमी ना, इसमें घटना ही है, इकोनॉमी बढ़ने का सवाल ही नहीं है, इसमें इकोनॉमी का सवाल ही नहीं आता है कि ये बढ़ेगी। देखिए आलम पाशा साहब कह रहे हैं कि घटना ही है, तो इकोनॉमी का और बेड़ा गर्क होगा इससे। बहुत रियलिस्ट हैं और लोगों को इसका ही पता है, लोगों को पता है कि अभी जो कैंपेन है वो कैंपेन ब्लैक मनी के खिलाफ है, और जब 30 दिसंबर के बाद जब सारे लोगों का ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा कि आप अपने कैश को जमा करें, उसके बाद कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी सरकार की तरफ से आएगा, उसके बाद बात होगी कि इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी जो है, अभी तो आरबीआई बहुत फूक फूक कर कदम रखेगी ना, क्योंकि अभी तो बहुत अनुमान है, अनुमान के तहत चल रहा है सब कुछ। जब एक बार कंक्रीट रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद सरकार के पास एक एल्बो रूम होगा कि सरकार कोई कंक्रीट डिसीजन ले सकती है। निश्चित ही इसका फर्क पड़ेगा, रियल एस्टेट प्राइसेस डाउन होंगे, जो बिल्कुल कैश पर चल रहे थे। आपको पता है कि वाजपेयी जी के समय ये बात मान रहे हैं ना कि अभी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, जिस तरह की हम खबरें देख रहे हैं वो 7 से 8% अभी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है आपके इस कदम से, आप ये मान रहे हैं। इसीलिए आरबीआई को भी जो अनुमान है ग्रोथ रेट का वो 7.6 से 7.1 करना पड़ा। इनिशियल स्टेज में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, देखिए इनिशियल स्टेज में थोड़ा वर्मा जी लगता है जो काला धन था वो तो बैंकों में जमा हो चुका है। आरबीआई की भी, सरकार की भी, अब कितना पैसा रोज जमा हो रहा है सरकार ये भी तो बता दे। लेकिन जो लोगों को मिल रहा नहीं बैंकों से पैसा, और कितना पैसा अब जमा हो रहा है ये तो पता लगे कम से कम देश की जनता को। सर आप चाहते हैं कि रिले मैच का एकदम लाइव रिप्ले हो, लाइव आपको दिखाया जाए, थोड़ा इंतजार सर आप जो ना 8-10 दिन तक बता रहे थे 6,000 करोड़ रुपया जमा हो गया बैंकों के पास, ये सब हो गया, अब ये क्यों नहीं बता रहे अब कितना पैसा जमा हो गया और अब रोज कितना पैसा जमा हो रहा है? निकल तो रहा नहीं, मिल तो किसी को रहा नहीं। 11.5 लाख करोड़ का आंकड़ा दिया गया है आरबीआई की तरफ से। तो अब ये मान रहे हैं लोग कि जो बाहर पैसा था, देश में जो पैसा था वो लगभग जमा हो गया। पर भी छोड़ दीजिए, अब तो ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए। आपकी पॉलिसी जो है ना जो आ रही है नहीं मानने की जरूरत नहीं है ना, दिखा रही है और आप कंक्रीट एविडेंसेस आएंगे, मानने की क्या जरूरत है? क्या आप 20 दिन इंतजार नहीं कर सकते क्या? शांताराम जी मुझे ये समझाइए कि दरअसल कांग्रेस का विरोध किस बात को लेकर है? इंप्लीमेंटेशन में लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं, आप सिर्फ उससे नाराज हैं, उससे दिक्कत है, या फिर सरकार की इस पूरी की पूरी योजना को ही आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? देखिए मैंने तो शुरू में कहा कि 8 तारीख को जो निर्णय पंतप्रधान ने लिया है उसका संसद को रिपोर्ट करना तुरंत मतलब 16 तारीख को ये पंतप्रधान का कर्तव्य था, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल अदा किया। फाइनेंस मिनिस्टर को तो कुछ पता ही नहीं था, और जब उनके सामने एक अपने सदस्य ने, राज्यसभा के सदस्य ने बताया कि इनको मालूम नहीं था, तो अरुण जेटली वहां थे, खड़े न कर बता नहीं पाए कि उनको मालूम नहीं था। एक पंतप्रधान के सामने वही बात है। दूसरी बात है, भाजपा के एक संसद ने, एक सदस्य ने अभी पैनल में बताया कि गुजरात में मोदी के ऊपर आरोप थे वो खारिज हो गए। हाँ ऐसा भाजपा अध्यक्ष कर खारिज हो गए। क्या ये बात सही है? बार ये बहस में ये बात उठती है, क्या खुद फाइनेंस मिनिस्टर को इस देश के मालूम नहीं था कि आप इस योजना को अमल में लाना चाह रहे हैं? बार विपक्ष ये बात कहता है, क्यों? फिर से क्लैरिफाई कर दूं जी, देखिए समीर अब्बास साहब, कितनी बार आपके चैनल पर भी चर्चा हो चुकी है, अरुण जेटली जी ने खुद हाउस में बताया है कि आप बताइए, एक तरफ तो विपक्ष ये बोल रहा था कि बीजेपी को सब पता था, बीजेपी के कार्यकर्ता तो को भी पता था, बीजेपी ने जमीन खरीद लिया, काला धन छुपा दिया, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं था। इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है? अगर बीजेपी के कार्यकर्ता को भी पता था और फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता था, ये कौन मानेगा? आप एक पोजीशन तो ले लीजिए, आपका पोजीशन क्या है? इसका जवाब लूंगा, फिर मुझे ब्रेक लेना है। जैदी साहब, दोनों तो नहीं होगा ना, बड़ी विरोधाभासी बातें बार की जाती हैं विपक्ष की तरफ से, और आज भी देखिए यही बात हो रही है। एक तरफ कहा जाता है कि अरुण जेटली को भी नहीं पता था, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि बीजेपी ने अपने सारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बता दिया था, उनको पता था, उन्होंने अपना ब्लैक व्हाइट कर लिया। ये दोनों साथ साथ कैसे?
समीर भाई, बात बीजेपी की एक आदत मैंने अरुण है कि जेटली जी अपनी बीजेपी के मुद्दे नेता से नहीं है हट के क्या? दूसरी तरफ जाना चाहती है। हाँ। आरोप लगाने की राजनीति बीजेपी करती है सत्ता में होने के बाद। मैं एक चीज बार बार कहता हूं कि इसमें फायदा क्या हुआ। इतिहास इस बात का मैंने कहा कई दफे, साक्षी है। सोवियत रूस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, उसने 2 नोट बंद करे, नतीजे आपके सामने, सोवियत रूस का विघटन हुआ। आज हमारी सारी आधी अर्थव्यवस्था 80% लोग गांव में निवास करते हैं। आज गांव की किसान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आप सब्जी मंडी में जाके देख लीजिए, 9 रुपए केजी मुंजी बेची है लोगों ने, किसानों ने। आज ये सब्जी है वो 2 रुपए 10 करोड़ केजी, 3 मजदूर रुपए हैं इस देश केजी में। है। वो सब कृषि में लगे हुए 10 करोड़ मजदूर हैं, वो सब और उनकी हालत क्या है हम सब जानते हैं। बेरोजगार हो गए। 4 करोड़ मजदूर रियल एस्टेट में लगे होते हैं, जिनकी नौकरियों पर बनाई है। मैं आ रहा हूं ये सारी बातें तो है ही ना सुदेश जी। सर एक मिनट, सबको खारिज नहीं सब किया जा सकता। बेरोजगार हो गए। अब एक बात है, अगर बीजेपी यकीनन ईमानदार है काले धन के ऊपर, तो मेरा एक सवाल है, परिवर्तन यात्रा के जो ये 200 रथ आधुनिक कल चले हैं, क्या इनका पेमेंट चेक से हुआ है? कमाल हो गया। किस बैंक से हुआ है? आपके कितने argument पैसे इस खत्म हो जाएंगे 200 रथ पे सवार हुए हैं और कहां से ये फाइनेंस हुआ है? अगर बीजेपी काले धन पे ईमानदार है तो बयान दे। सामने सुदेश जी बैठे हैं कि हम कल से उद्योगपतियों से चंदा लेना बंद करेंगे और बीजेपी को आरटीआई के दायरे में लाएंगे। अब जो हम चंदा लेंगे वो चेक से लेंगे। लेकिन ये काले धन पे ईमानदार नहीं है, सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये उन बहनों को इन्होंने गुमराह कहना चाहिए बेइज्जत किया है, जिन्होंने घर में छोटी छोटी गुल्लक रखी है। उन बहनों को बेइज्जत करने का काम किया है। वो इनसे पूछना चाहती है कि वो अपने घर में गुल्लक कब से रखे। ठीक है, वो छोटे छोटे जो जमा पूंजी थी उन्हें बैंक में लाके उद्योगपतियों को देने का काम बीजेपी के ये सारे सारे सवाल संसद में उठने चाहिए ना जैदी साहब। इसके लिए जरूरी है संसद चले। संसद को क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? आखिर संसद को विपक्ष चलने देना चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष नहीं चलने देना चाहता है। ठीक है, आप कह रहे हैं जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो सदन को ठीक ढंग से चला पाए, और सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभा रही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं सुदेश जी, आपकी इजाजत से। जवाब आपसे चाहूंगा ब्रेक के बाद। फौरन होते हैं हाजिर। तो बात हो रही है नोटबंदी पर मचे हंगामे की। संसद जो है वो लगातार ठप रह रही है। 29वां दिन है, लोगों की परेशानियां अभी भी जारी हैं। एटीएम और बैंकों के बाहर कतारों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। सुदेश वर्मा साहब, एक सवाल बार बार विपक्ष की तरफ से उठाया जाता है कि सरकार ये फैसला लेने के लिए अधिकृत ही नहीं थी, और रिजर्व बैंक की धारा 26(2) में यह प्रावधान हमें बताया जाता है कि नोटबंदी में किसी खास सीरीज को बंद किया जा सकता है, लेकिन पूरी की पूरी सीरीज जो है वो बंद की ही नहीं जा सकती। और यहां पर 500 और 1000 के नोटों की पूरी सीरीज बंद कर दी गई। और इससे पहले जो 2 बार नोटबंदी हुई, एक बार ब्रिटिश काल में और एक बार जनता पार्टी के राज में, तो बाकायदा अध्यादेश के जरिए उसे लागू किया गया। लेकिन यहां पर आपने बिना बताए, संसद को बिना बताए इतना बड़ा फैसला ले लिया और देश को मुश्किल में डाल दिया। इसलिए विपक्ष कह रहा है कि यह सरकार को अधिकार ही नहीं था इस फैसले को लागू कराने का। इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, आपको पता होना चाहिए समीर अब्बास साहब की सरकार के पास अपने तरीके हैं कानूनी सलाह लेने के, और सरकार को कानून तो मालूम ही होगा। सरकार कोई गैर कानूनी काम तो कर ही नहीं सकती। अगर मान लीजिए गैर कानूनी कार्य किया है जैसा ये लोग बता रहे हैं, तो क्या ये संसद में डिसाइड करेंगे या कोर्ट जाएंगे? कोर्ट गए, कोर्ट ने मना कर दिया इंटरफेयर करने से। इसका मतलब प्रेमा फेसाई लगता है कि सरकार सही की है। इन्हें पता है हर जगह इनकी हार हो रही है, तो ये एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्कशन करिए ना पार्लियामेंट में, एक एक बात पता लग जाएगा कि सरकार ने किस रूल के तहत किया है, क्यों आरबीआई क्या ऐसा किया जा सकता है। आपके बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। गंगा नदी में बहुत से पानी बहुत बह चुकी है, जो आप जिस इरा में जा रहे हैं उससे। और इसी कारण से सरकार को ऐसे मुद्दे पर घेरिए जहां आप टेक्निकली सही हो। आप टेक्निकली सही नहीं है। शांताराम जी, देखिए जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सुदेश जी आपकी पार्टी पर डाल रहे हैं, विपक्ष पर डाल रहे हैं कि आप ही बहस का मौका नहीं दे रहे हैं संसद के अंदर, इसलिए जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। वरना ये सारे जो सवालात मैं सुदेश जी से पूछ रहा हूं, ये आपको पूछने चाहिए सरकार से, और सरकार जवाब देगी। लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों हुआ ऐसा।
मैं एक बात कहता हूँ, सिंपल सी बात है, देश में कानून है कि नहीं, और डीमोनेटाइजेशन करने के लिए कौन सा कानून है? आरबीआई एक्ट का सेक्शन 26, इसका पालन हुआ था कि नहीं, ये बताएं आकर। इसका पालन बिल्कुल नहीं हुआ था। अगर हुआ है, अगर हुआ है तो सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग कब हुई, कौन डायरेक्टर हाजिर थे, कब उनको बुलाया गया, और उस मीटिंग में क्या तय किया गया, और कितने बजे उनका डिसीजन था, और कितने बजे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ गया। ये सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। आरबीआई एक्ट का उल्लंघन करके टोटली कोई कानून न लाके, जैसे पहले लाया था, हाँ। कोई कानून न लाके एक फ्रॉड जैसा डिसीजन सरकार ने लिया है। इसलिए सरकार पूर्ण जिम्मेदार है और उनको बताना चाहिए। ये दूसरी चीज है, एक बात पॉइंट बताओ, जो प्रॉमिस नोट में दिया था कि 100 व्यक्ति को 500 रुपए देंगे या 1000 रुपए देंगे, उस प्रॉमिस का मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, मोदी जी को वो अधिकार कहां गया? उस प्रॉमिस का उल्लंघन करने का अधिकार किसने दिया? सुदेश जी जवाब दीजिए। तो वो तो जवाब तो दिया ही ना, जो कानूनी है सरकार ने किया, सरकार डिनोटिफाई कर सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सरकार आपको कैसे लगता है? आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई गई थी क्या? ये थोड़ी ना कांग्रेस सरकार है कि रात में बैठ के इमरजेंसी लगा देगी। नहीं सुदेश जी, भैया आप सुदेश जी कहते हैं ना कि आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपको बताना पड़ता है, एक महीने पहले एजेंडा फिक्स करना होता है मीटिंग का, हर प्रोसेस जो और लीगल उसमें है, फैसला लेना होता है। process और जो वैसे legal भी है, ये वो जितना follow बड़ा किया गया, डिसीजन legal है, decision आपको लिया कम से गया। कम एक महीने पहले आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना होगा, तभी सारी चीजें हुई होंगी। देखिए, लेकिन आपको आप तो कह रहे हैं कि इसको आपने शांताराम बेहद नायक जी गोपनीय बताएंगे रखा। अरे भाई साहब, प्रधानमंत्री जी के पास, वित्त मंत्री जी के पास, समीर अब्बास साहब, गवर्नर आरबीआई, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, सबके पास लीगल ओपिनियन अवेलेबल है और सारे लीगल ओपिनियन एक्सप्लोर किए गए होंगे। आप मान के चलिए कि कुछ भी लीगल नहीं हुआ होगा। इस तरह के प्रश्न उठा के अपने हॉलोनेस को बता रहे हैं। हाँ ठीक है। आलम पाशा साहब, आप तो अर्थशास्त्री हैं, यहां अगर हम पॉलिटिकल मामले से थोड़ा सा अलग हटके आपसे बात करें, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आरबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करके सरकार ना फॉलो करके सरकार ने गलती की है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? और क्या वाकई ऐसा माना जा सकता है कि सरकार ने ऐसा किया होगा? उसको क्या नहीं पता है कि आरबीआई के रूल्स एंड गाइडलाइंस क्या हैं? समीर अब्बास साहब, बेशक सही है ये, क्योंकि देखिए जब से डिमोनेटाइजेशन किया, ना फाइनेंस मिनिस्टर का, ना आरबीआई गवर्नर का, ना सेंट्रल बैंक का कोई चीज इसमें नहीं है, इवन इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर का। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं। अभी आज की न्यूज है जीडीपी, अभी इकोनॉमिकल पॉइंट है, अभी जीडीपी गिरा है। अब इस अंदाज पे अभी इसको बहस चर्चा होने के बजाय, अब इधर आपके सामने भी चर्चा करने के बजाय ये लोग, अब ये पॉलिटिकल पार्टी जम के जो नुकसान हो चुका है, कोई 100 लोग, कोई 50 आदमी, कोई अभी तकलीफ आ रही है लोगों को, लोग मर चुके हैं और ये तमाम चीज होना है, उसको रोकेंगे कैसे, उसको करेंगे कैसे, जीडीपी को बढ़ाएंगे कैसे? अब ये नोट कैसा बढ़ाएंगे? अभी फिर बोल रहा हूं मैं, 50 साल से जो नोट बने, ये 50 दिन में ये नोट कैसा बनाएंगे? अब इसको आरबीआई गवर्नर का क्या इसमें इंटरफेरेंस है? ये डिसीजन किसका है? और कितने एटीएम, कितना पैसा बढ़ेगा ना, वो इकोनॉमी में यूज होगा तो बढ़ेगा। ठीक है। मनोवर हसन गौर साहब, जीडीपी बढ़ाने के लिए तमाम करना चाहिए ना, करने से पहले संसद को अख्तियार में लेना चाहिए था सरकार को, जो कि नहीं लिया गया, ये सबसे बड़ा इशू है क्या? देखिए, सरकार देश के लोग इसलिए चुनते हैं, उसमें एक विश्वास होता है, जो देश की जनता ने सरकार चुनी है, वो एक जिम्मेदार होनी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कर्तव्यों को पूरा करे। सरकार ने अपना कोई कर्तव्य पूरा नहीं किया, एक हिटलर शाही की तरह जो है ना एक फरमान सुनाया कि मैं बहुत कुछ कर दूंगा और मैं बहुत कुछ करने वाला हूं, इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। वो ये कह रहे हैं ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गोपनीय रखना था इसको। गोपनीय कैसे रह जाएगा? क्योंकि अगर सबको बता देते तो फिर फायदा ही क्या होता? तो फिर ये जो संस्थाएं हैं जिन्हें जवाब देना होता है, इन संस्थाओं का क्या मतलब है? फिर तो खाली पीएम ही रहे ना।
भाई ये संस्थाएं हैं, इनकी जो ना जो जिम्मेदारी है, उन्हें सूचना जानी चाहिए, उनसे जवाब आने चाहिए। कैसे करेंगे, कैसे 50 दिन में इतने नोट बना देंगे? आज 90% जो ना एटीएम खाली पड़े हैं देश के अंदर, लोग उस तरफ जा नहीं रहे। 90% एटीएमओ में पैसा नहीं है आज की डेट में। 10% एटीएम चल रहे हैं, बैंकों में पैसा नहीं है। ये कहते हैं सब कुछ ठीक है। एक बात मैं और कह दूं, प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि जरा सी बात पे दिल्ली में लोग गोली चला देते हैं, इतना कुछ होने के बाद लोग सहन कर रहे हैं। अरे भैया, अराजक तत्व तो सरकार के साथ हैं। जो दंगा करते थे वो तो आज सरकार में है, तो दंगे हों कहां से? ये तो मजलूम लोग लाइनों में लगे हुए हैं जो परेशान हैं। इस जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उससे तो सरकार ये कह रही है कि इसका सीधा मतलब ये है कि जनशक्ति हमारे साथ है। कहां से जनशक्ति उनके साथ हो गई? जो लोग जो ना दंगे और फसाद करते थे आज वो सरकार के साथ हैं और सरकार में हैं। कल तक ये बोलते थे विपक्ष दंगाइयों के साथ, विपक्ष काले धन वालों के साथ, विपक्ष बेईमान, विपक्ष खुद जो है ना काला धन रखने वाला। आज ये काले धन वालों के साथ नहीं है क्या? पूरा जो है ना जो गलत सिस्टम है वो सारा आज सरकार के साथ है, इसलिए इतनी शांति है। अगर ये कांग्रेस के टाइम में हुआ होता तो देश में बवाल हो जाते। ये बीजेपी जानती है कि कुछ होने वाला नहीं है। जैदी साहब, सरकार कह रही है जनशक्ति उनके अभी साथ काला है। धन तो और अभी भी इसीलिए है। पीएम ने आज सभी अभी भी हर सांसदों को भी स्टेट बोला में है, 20 करोड़ 5 करोड़ न्यू सभी करेंसी सांसदों को पकड़े बोला जा है कि जिस तरह से चुनाव प्रचार करते हो वैसे इस बात का प्रचार करो कि नोटबंदी के फायदे क्या हैं। कांग्रेस ने मुल्क में राजनीतिक इमरजेंसी लगाई थी, मोदी जी ने आर्थिक इमरजेंसी लगाई है। और एक चीज मैं कह रहा हूं, आज 29 दिन हो गए। हाँ। ये अगर 50 दिन ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी का चेलुम होना वाजिब है। बीजेपी का चेलुम हो जाएगा। अब एक चीज और बता दूं, ये कहते हैं कि जनशक्ति इनके साथ है। 1977 के अंदर उठा के देखिए, जब इमरजेंसी लगी थी, हर आदमी से जिससे पूछते थे भाई ये क्या फैसला है, उन्होंने भाई फैसला तो बहुत अच्छा है, जनसंख्या कम होनी चाहिए। आज जनता यही तो कह रही है भाई फैसला तो अच्छा है, काला धन बाहर आना चाहिए। लेकिन नतीजा क्या हुआ, कांग्रेस का हशर क्या हुआ, ये इलेक्शन बता दे, इतिहास साक्षी है। तो अब ये जब जनता के पास जाएंगे ना तो जनता इन्हें बता देगी, देख लेना, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जनता किसके साथ है, कि इनके साथ है, ब्लैक मनी वालों के साथ है। जो मजदूर बेरोजगार हो रहा है, किसान की कमर टूट चुकी है, जो अपने बच्चों की शादी नहीं कर पा रहा है, जो अपने माँ बाप की अर्थी नहीं उठा पा रहा है, जो अपनी बीवी की जनाजा घर में रख के बैंक में पैसे लेने आता है और लोग चंदा करके उसकी। सुदेश वर्मा जी, ये बहुत गंभीर सवाल है ये जैदी साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं। मुझे लगता है इसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि आज 29 दिन हो चुके हैं और अभी भी हालात काबू में आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, परेशानियां बहुत हो रही हैं। मुझे समीर अब्बास साहब, मुझे खुशी इस बात की है कि आज सीपीआई का नेता जो है बीजेपी का हितैषी बन गया है, बीजेपी को बता रहा है बीजेपी को क्या करना चाहिए जिससे जनता बीजेपी का समर्थन करे। इससे अच्छा कुछ बात नहीं हो सकता। सीपीआई हमारे यहाँ पर सवाल उन 10 करोड़ मजदूरों का है सुदेश जी, यहाँ पर सवाल उन 10 करोड़ मजदूरों का है जो कि कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं। सवाल उन 4 करोड़ मजदूरों का है जो रियल एस्टेट में काम कर रहे थे और जिनकी नौकरी पर बनाई है, उनकी बात कीजिए ना। आप छोड़िए सीपीआई क्या कर रही है। बड़ा मौका दिया गया था आप लोगों को, आप लोग कभी कर ही नहीं सकते थे। वो मजदूर जो लाइन पर लगे उन्हें पता है कि मैं दिक्कतों की बात कर रहा हूँ, आप लेफ्ट पार्टीज की बात करने लग रहे हैं। गरीब के बारे में कभी नहीं सोचा। पहली बार कोई प्रधानमंत्री जन धन योजना बना के वहां से बैंक खाता खुलवाए उनके लिए। ये मत भूलिए आप, इस सरकार ने गरीबों के लिए जो किया है आप सोच भी नहीं सकते। असंगठित क्षेत्र में हमारे यहाँ जो करोड़ों मजदूर काम कर रहे हैं, आज उनकी नौकरी पर बनाई है, उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। वैसे लोग जो 84 लोगों की जान जा चुकी है, इसे गंभीर नहीं मानते आप? थोड़ी कठिनाई है, सीपीआई पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये हम मानते हैं, थोड़ी कठिनाई है जी बिल्कुल है, कठिनाई है, बहुत कठिनाई है सर। 20 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। वर्मा जी बहुत कठिनाई है, थोड़ी कठिनाई मत कहो इसे, ये बहुत कठिनाई है। लोग परेशान हैं, लोग सो नहीं पा रहे, रात भर जो एटीएमओ के बाहर लग जाते हैं। आप इसे थोड़ी सी परेशानी कहते हैं, में पैसा मिल रहा है, एक दिन लग के देखिए आप लाइन में, थोड़ी परेशानी है, ज्यादा परेशानी आपको पता लग जाएगा। चलिए ठीक है, एक छोटा सा यहां पर ब्रेक लेना पड़ेगा। सुदेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। सभी मेहमान, बाकी सारे मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। क्या
क्या नोटबंदी पर सुर्खियां बटोरने के लिए ही विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है? यह हमारा बहस का मुद्दा और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज ये आरोप कांग्रेस पर और पूरे विपक्ष पर लगाया। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। शांताराम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बार बार कांग्रेस पार्टी जो है वो वोटिंग वाले नियम के तहत चर्चा की बात करती है और दूसरी तरफ आप ये भी डिमांड करते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो इस मसले पर जवाब दें। आपकी पार्टी अभी क्या चाह रही है? क्या जब तक पीएम मोदी खुद आकर सदन में आपके सवालों का जवाब नहीं देते तब तक आप नहीं चलने देंगे, या फिर वोटिंग के तहत अगर चर्चा करा दी जाती है तो उसके लिए विपक्ष राजी हो जाएगा कि भाई अब सदन ठीक से चल पाए और लोगों को सवालों के जवाब मिलें? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने 2 गुने कहे। एक तो पहला गुना है कि 16 तारीख को जवाब नहीं दिया संसद को, हालांकि उनकी जिम्मेदारी थी। दूसरी बात है कि बड़ा गुनाह किया है कि उन्होंने अपोजिशन को पर आरोप लगाया कि ये सब गड़बड़ कर रहे हैं इसलिए कि वो ब्लैक मनी के समर्थन में खड़े हैं। इन्होंने सभी अपोजिशन लीडरों पर आरोप कर दिया कि ये ब्लैक मनी के समर्थक हैं, इसलिए नहीं, ठीक है, ये तो हो गया, ये बयानात तो आ गए, लेकिन अब आगे क्या होगा? संसद चलेगी कैसे? आ गया मतलब क्या, उसका तो जवाब होना चाहिए ना। हमको क्यों उन्होंने कहा, अपोजिशन वालों को क्यों कहा कि ये ब्लैक मनी के समर्थक है, ये बयान उसने क्यों दिया? ताकि दूसरी बात यह है कि सभी जगह पर जहां जहां सभाएं ली मोदी जी ने, उस सभाओं में उन्होंने इस तरह का आरोप किया। सिर्फ पार्लियामेंट में आकर बोलने की उनकी हिम्मत नहीं रहेगी, लेकिन सभी सभाओं में उन्होंने किया, तो उनको बताना होगा। दूसरी चीज है कि ये जो जिस दिन उसने कहा मुझे 50 दिन दे दो, ये उन्होंने जब मांग की है उस दिन उन्होंने कहा था, कहना चाहिए था कि 50 दिन दे दो, एक 80 लोग मरेंगे या 100 लोग मरेंगे, सहन कर लो, लेकिन मुझे 50 दिन दे दो। ये क्यों नहीं कहा? 100 लोग मरेंगे, ये क्यों नहीं कहा? ठीक है मनोवर हसन साहब, ये एक जनता के सामने जिस तरह का प्रोजेक्शन किया जा रहा है उससे लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं विपक्ष का नुकसान है, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव भी आने वाले हैं। जब सरकार और बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई परेशानी और दिक्कतें तो ज्यादा उन्हीं लोगों को हो रही है, उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को हो रही हैं जिनके पास काला धन है, और निशाना अक्सर आपकी पार्टी होती है। देखिए, आज जो है ना देश के लोगों को साफ नजर आ रहा है, जहां तहां पूरे देश में जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो जो है ना बीजेपी के किसी मंत्री के रिश्तेदार या पार्टी के किसी रिश्तेदार या पार्टी के पदाधिकारी जो है ना काले धन के साथ पकड़े जा रहे हैं। तो ये आरोप जो हम पे लगाया जा रहा था वो उन्हें जो है ना आज देश की जनता को साफ नजर आ रहा है कि काला धन किसके पास है। हम शुरू से ये डिमांड कर रहे हैं और हमारी जो है ना ये एक मांग भी है कि भाई ये जो है ना काला धन जिन लोगों के पास है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके घरों पे, उनके दफ्तरों पे, उनकी फैक्ट्रियों में रेड मारे और उस काले धन को निकाल दे। काले धन को, एक चोर को पकड़ने के लिए पूरे देश को सजा देना, रेड भी मारी जा रही है, कई जगह पकड़ा गया है, ये मुनासिब नहीं है। तो करें वो अपना काम। आज प्रधानमंत्री आगे सब लोगों को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं, बड़ा भी, छोटा भी, गरीब भी, अमीर भी, ठीक है, और फिर कहते हैं कि ये फैसला ठीक है, जबकि इसकी कोई किसी तरह की तैयारी नहीं है। वक्त बहुत कम बचा है। जैदी साहब, ऐसे में संसद चलेगी कैसे? ये जिम्मेदारी कहना चाहिए सरकार की है। हाँ। सरकार पहले विपक्ष पे आरोप लगाती थी कि साहब जितने भी ब्लैक मनी है वो विपक्ष वाले हैं। ये ऐसा हो गया, मैं आपको बताऊं समीर भाई, कि एक राजा था, उस राजा ने कोई उसके राज्य में चोरी ज्यादा होती थी, जनता आई उसके पास और कहने लगी कि हमारे राज्य में चोरी हुई है। उसने आदेश दे दिया कि सबके 5-5 डंडे लगाओ। जनता परेशान, भाई ये क्या हो रहा? उन्ना भाई चोर तुम में से ही कोई एक है। तो ये हालत हुई कि ब्लैक मनी है तो पकड़े नहीं गए, लेकिन पूरी जनता को, पूरे देश को सजा थोड़े से ब्लैक मनी होल्डर्स को पकड़ने के चक्कर में हमने पूरे देश को परेशान कर दिया। आप ये करें। आलम पाशा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा आखिर में, आज जिस तरह से जो क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान हुआ उसमें बहुत सारी बातें सामने आई और जो ग्रोथ रेट है वो भी, जो प्रोजेक्ट पहले की गई थी 7.6 वो अब 7.1 हो गई है।
मुझे यह समझा दीजिए बस आखिर में कि जिस तरह का सरकार का दावा है कि आगे इसका फायदा होगा, अभी हो सकता है कि फिलहाल कुछ नुकसान हो और इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचे, लेकिन आगे इसका फायदा होगा, वो जो एक उम्मीद दिखाई जा रही है, वो उम्मीद देश करे या ना करे? समीर अब्बास साहब, इसमें उम्मीद का सवाल ही नहीं। उम्मीद कैसे हो सकेगा? अभी आज बेंगलुरु कर्नाटक में 150 करोड़ रुपए का नई करेंसी, जनार्दन रेड्डी जो पुराने मंत्री थे उनके और कोई ऑफिसर के घर में 5 करोड़ नई करेंसी पकड़े गई, वो सीबीआई पकड़े गई। अभी अब सीबीआई का भी जो मुद्दा जो कर रहे हैं, जो नॉन बीजेपी हैं, जो उसी स्टेट में तमाम आ रहा है। अभी हिंदुस्तान पूरे में कितना पैसा ऐसा चल रहा है, कैसे कितना सर्कुलेशन में आ रहा है ये पैसे उनको कैसा रोक सकते हैं? कैसे क्रेडिट पॉलिसी से फायदा हो जाएगा? अभी इसलिए ये मेरा मकसद ये होता है कि ये समझाना, हर पार्टी वाले मिलके जिसकी नई पॉलिसी हो, जो लोग 120 करोड़ आबादी को क्या फायदा हो, क्या टैक्स प्लानिंग में है, क्या टैक्स प्लानिंग करे, टैक्स की चीज के कैसे लाए हैं, इसको ये तमाम करे और ये दूसरे तमाम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं लगता कि इकोनॉमी को फायदा होगा? कुछ वैसे अर्थशास्त्री जो हैं वो इस पर मुख्तलिफ राय रखते हैं। सरकार ये कह रही है कि फायदा होगा। अभी सुदेश वर्मा साहब ने भी इस बात का जिक्र किया। बहरहाल मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मनव्वर हसन साहब, आलम पाशा साहब, शांता राम जी और अमीर हैदर जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा और इस डिबेट में जुड़ने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।